Dear students, here we will study about chromosomal theory of inheritance. Chapter 5, Principles of Inheritance and Variations. Before going to the main point, that is chromosomal theory of inheritance, we will know about the main reasons due to which the Mendel's law of inheritance was not accepted during his time, or you can say that what were the main reasons due to which the Mendel's law of inheritance remained unrecognized till 1900. Mendel's law of inheritance को उस समय एक्सेप्ट नहीं किया गया जब उनका ये लॉ पब्लिश हुआ 1865 में। 1900 तक ये अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, इसको इम्पॉर्टेंस नहीं मिला, इसको एक्सेप्टेंस नहीं मिला। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या कारण थे जिसके मेंडल्स लॉज को उस समय एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो आपके एनसीईआरटी बुक में 3 रीजन्स दिए हैं। फर्स्ट रीजन क्या था? Communication was not easy in those days and his work could not be widely publicized. पहला रीज़न ये था कि उस समय जो कम्युनिकेशन मीन्स थे वो आसानी से अवेलेबल नहीं थे। या आप कह सकते हैं कि जिस तरह के कम्युनिकेशन मीन्स इस समय हमारे पास अवेलेबल है, इंटरनेट है, मोबाइल है, तमाम सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, मीडिया चैनल्स हैं, मैगजीन्स ईजिली अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो इस तरह का कम्युनिकेशन उस समय अवेलेबल नहीं था मेंडल के समय जब उनका ये रिसर्च पब्लिश हुआ, दैट इज इन 1865। सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न, ये पहला रीज़न है। और पहला रीज़न आप बता सकते हैं कि ड्यूरिंग मेंडल्स टाइम द कम्युनिकेशन वाज नॉट ईजी। सेकेंड रीजन क्या था? व्हाट इज सेकेंड रीजन? हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स आर फैक्टर्स। मेंडल्स सेड फैक्टर्स इन द प्लेस ऑफ जीन। चूँकि उस समय जीन का डिस्कवरी या क्रोमोसोम के बारे में हमको पता नहीं था, तो मेंडल ने जीन के लिए टर्म यूज किया था फैक्टर्स। सो हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स आर फैक्टर्स as stable and discrete units that controlled the expression of traits and of the pair of alleles which did not blend with each other was not accepted by his contemporaries. दूसरा रीजन था ये कि मेंडल ने जो कहा कि फैक्टर्स प्रेजेंट हैं और फैक्टर्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और उनमें से एक जो है गैमिट फॉर्मेशन के समय एक पेयर का एक गैमिट में जाएगा, दूसरा दूसरे गैमिट में जाएगा, और इनके बीच कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स जो था, इसको एक्सेप्टेड नहीं किया गया। उस समय के जो इनके समकक्ष थे, कंटेम्पोरेरीज थे, जो सेम फील्ड में रिसर्च कर रहे थे साइंटिस्ट, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? क्योंकि वो जानना चाहते थे एक्चुअली कि नेचर में जो वेरिएशन दिखाई दे रहा है, वेरिएशन सीन इन नेचर, वो क्यों हो रहा है। यदि ये इनमें कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही है और एलील्स जो है सेग्रीगेट होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के समय, तो जब कोई ब्लेंडिंग इनकी नहीं हो रही तो नेचर में वेरिएशंस क्यों आ रहा है। एंड द थर्ड रीजन वाज दैट, तीसरा जो रीजन था वो क्या था? Mendel's approach of using mathematics to explain biological phenomena was totally new. किसी बायोलॉजिकल रिसर्च को या बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टैटिक्स का यूज करना या मैथमेटिक्स का यूज करना अपने आप में एक नई बात थी उस समय मेंडल के टाइम में। तो साइंटिस्टों ने इस चीज़ को भी आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया। चूँकि आप देखते हैं कि मेंडल अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में रेशियोज बताते हैं, जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो,
टाल और ड्वार्फ के बीच क्या रेशियो है या राउंड और येलो के बीच क्या रेशियो है। तो मेंडल ने काफ़ी इस पर स्टडी किया, लार्ज सैंपल साइज लिया और स्टैटिक्स का उसमें यूज़ किया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज़ किया, और ये उस समय के साइंटिस्टों को एक्सेप्ट नहीं था, क्योंकि जनरली बायो में या बायोलॉजिकल रिसर्च में उस समय इस तरह का मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन यूज नहीं होता था। सो दीज वेयर 3 मेन रीजन्स, ये 3 मेन कारण थे ड्यू टू विच द मेंडल्स लॉज वाज नॉट एक्सेप्टेड एट दैट टाइम। लेकिन इसमें भी सबसे हम इम्पॉर्टेंट रीजन की बात करें तो वो इम्पॉर्टेंट रीजन वही था फैक्टर्स का, फैक्टर्स या जीन्स। फाइनली दो मेंडल्स वर्क suggested that factors were discrete units, he could not provide any physical proof for the existence of factors or say what they were made of. फाइनल जो प्रॉब्लम था वो ये था कि मेंडल ये बताने में सक्सेस नहीं हो पाए कि एक्चुअली ये फैक्टर्स हैं क्या, फिजिकली ये प्रेजेंट हैं तो कहाँ प्रेजेंट हैं बॉडी में, और किस चीज़ के बने हुए हैं, व्हाट दे वेयर मेड ऑफ, ये किस चीज़ के बने हुए हैं। सो ड्यू टू दीज 3 रीजन्स द मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट एक्सेप्टेड इन 1865 आफ्टर इट्स पब्लिसिटी। तो ये जो पब्लिश हुआ, इसके पब्लिश होने के बाद जो है ये एक्सेप्ट नहीं हो पाया था ड्यू टू कम्युनिकेशन गैप, communication was not easy due to genes are factors, Mendel's could not explain about factors, and third the use of mathematical approach in biology research, and finally the main reason was that Mendel was unable to explain about factors. Other scientists want to know that what are these factors and from which thing or which material they are made of, वो कैसे बने हैं और ये फैक्टर्स है क्या, ये बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं। तो ये रीजन्स थे जिनके कारण मेंडल्स लॉज को उस समय एक्सेप्ट नहीं किया गया। 1900 में 3 अलग अलग साइंटिस्टों ने, 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डिब्रीज, के कोरेंस एंड ई वान सेरमैक, independently rediscovered Mendel's result on the inheritance of characters। 3 अलग अलग साइंटिस्टों ने फिर मेंडल्स लॉज को रीडिस्कवर्ड किया एंड they found that the laws of inheritance which were given by Mendel are correct। मेंडल्स के द्वारा जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए गए थे वो करेक्ट है, और ये 3 अलग अलग साइंटिस्टों के रिसर्च में फिर सामने आया 1900 में। क्या पता चला बाद में? पता ये चला कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बारे में उस समय डिस्कवरी हो चुकी थी कि न्यूक्लियस सेल में प्रेजेंट रहता है, और न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल डिवीज़न के समय डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड होने से पहले अपने क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, और उन स्ट्रक्चर्स को नाम दिया गया क्रोमोसोम्स, कलर्ड बॉडीज। क्रोमो मीन्स कलर्ड, सोम्स या सोमा मीन्स होता है बॉडी, और इनको स्टेन करके देखा गया। तो डिस्कवरी से क्या पता चला? दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस that appear to double and divide just before its cell division। तो ये क्रोमोसोम के बारे में पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अपने क्वांटिटी को डबल कर रहा है डिवाइड होने से पहले, सेल डिवीजन के टाइम में, और डिवाइड हो रहा है, और फिर उन्हीं को नाम दिया गया क्रोमोसोम्स। आगे 1902 तक जो है क्रोमोसोम्स का जो मूवमेंट है मियासिस के दौरान, उसको भी पता कर लिया गया, और इस प्रकार ये पता चला कि मेंडल्स ने कहा कि फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और वो पेयर्स में होते हैं, एंड दे गेट सेग्रीगेटेड एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। द सेम थिंग वाज फाउंड फॉर द क्रोमोसोम्स, दैट क्रोमोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन पेयर
and they get segregated at the time of gamete formation and these chromosomes are present in nucleus. तो ये क्रोमोसोम पाया गया. In 1902 the chromosome movement during meiosis had been worked out. Walter Sutton and Theodore Boveri noted that the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes and used chromosome movement to explain Mendel's laws. जो क्रोमोसोम का बिहेवियर एक्चुअली वो जीन के बिहेवियर के पैरेलल है, उसी के समान है, और जीन के लिए मेंडल ने फैक्टर टर्म यूज़ किया था. अर्थात आप कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है वो फैक्टर्स के बिहेवियर के इक्वल था, और मेंडल्स ने जैसा बताया कि फैक्टर्स जो है पेयर्स में होते हैं एंड दे गेट सेग्रीगेटेड एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग्स to remember are that chromosomes as well as genes occur in pairs. The two alleles of a gene pair are located on homologous sites of homologous chromosomes. बाद में पता चला कि क्रोमोसोम्स और जीन्स दोनों ही पेयर्स में प्रेजेंट हैं, और जो एलील्स होते हैं एक जीन पेयर के, द टू एलील्स ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलॉगस साइट्स ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आपको पता होना चाहिए. आपको मालूम है कि क्रोमोसोम्स भी पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, और फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स की यदि हम बात करें तो देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, टोटल 46 क्रोमोसोम्स, एंड इन पेयर्स दे आर 23 पेयर्स, एंड द टू क्रोमोसोम्स ऑफ ईच पेयर आर सिमिलर इन शेप एंड साइज. हर एक पेयर के जो दो क्रोमोसोम्स हैं वो सिमिलर हैं शेप एंड साइज में, एंड दे आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. और इन्हीं क्रोमोसोम्स पर जीन लोकेटेड होते हैं. तो किसी एक जीन की जब हम बात करेंगे तो उसके जो एलील्स होंगे वो सेम साइट पर लोकेटेड होंगे, सेम लोकाई पर होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें कि ये दो क्रोमोसोम्स हैं, एक ये है और दूसरा क्रोमोसोम सपोज कीजिए कि ये है, और ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं आपस में. तो यदि इस लोकस पर कैपिटल टी प्रेजेंट है तो ठीक इसके सामने सेम लोकस पर या तो कैपिटल टी प्रेजेंट होगा या फिर स्मॉल टी प्रेजेंट होगा. ठीक है. तो ये जो एलील्स है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में सेम पोजीशन पर, सेम लोकेशन पर जो है वो सिचुएटेड होते हैं. तो यहाँ दिया है कि द टू एलील्स ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलॉगस साइट्स ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. अब जैसे इसको हम कहें कि ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और कोई क्रोमोसोम नंबर सपोज कीजिए कि 4 है, तो ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी क्रोमोसोम नंबर 1 पर लोकेटेड हो और स्मॉल टी क्रोमोसोम नंबर 4 पर लोकेटेड हो. जो ये जीन है, या दोनों यदि हम मान लीजिए यहाँ कैपिटल टी लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक क्रोमोसोम नंबर 1 पर लोकेटेड हो, दूसरा क्रोमोसोम नंबर 4 पर. नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है. वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पर ही लोकेटेड होंगे. क्लियर. यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है एक सिंपल डायग्राम. तो ये दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं ये होमोलॉगस हैं आपस में, और ये दो जो हैं ये आपस में होमोलॉगस हैं. जब मियोसिस डिवीज़न होता है तो अभी जैसा आपने पढ़ा कि ये क्वांटिटी डबल करते हैं, तो ये एक्चुअली बाईवैलेंट कंडीशन में आ जाते हैं. ये कंडीशन जो है ये बाईवैलेंट है दोनों के लिए. और मियोसिस में एनाफेज में, मियोसिस फर्स्ट में एनाफेज में क्या होगा कि अब ये सेग्रीगेट होंगे. तो ये दोनों देखिए एक साथ दिखाया जा रहा है कि जा रहा है, इन दोनों को एक साथ दिखाया जा रहा है कि जा रहे हैं. और इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मियोसिस सेकेंड के एनाफेज में जो है ये एक साथ आए हैं और ये फिर सेग्रीगेट हो रहा है, अलग हो रहा है, और फाइनली जब गैमेट्स बनेंगे 4 तो ये सिचुएशन रहेगा क्रोमोसोम्स का. तो देख रहे हैं कि पेयर्स में से एक इधर आया एक इधर आया, क्वांटिटी डबल्ड हुआ और सेग्रीगेट हो गए. इसकी भी क्वांटिटी डबल्ड हुई, सेग्रीगेट हुए, और इनका भी क्वांटिटी डबल हुआ और ये क्या हुए, सेग्रीगेट हुए जो है. तो इस प्रकार जो है एक सेल से 4 सेल बन जाते हैं.
और चारों ही सेल में हाफ हैप्लॉइड कंडीशन आ जाता है क्रोमोसोम्स का। तो इस वीडियो में अभी हम इतना ही रन देते हैं कि मेंडल्स के लाज के फेल्योर होने के क्या रीजंस थे और बाद में कैसे पता चला कि जो फैक्टर्स हैं एक्चुअली वो क्रोमोसोम्स के पैरेलल हैं या जीन के पैरेलल हैं, और मियासिस डिवीजन के समय ये कैसे सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। थैंक यू।